हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज का ये सेशन क्लास 12th के हिंदी अनिवार्य के सभी विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों। शेखावाटी मिशन का शानदार रिवीजन होने वाला है दोस्तों। लगातार परीक्षा तक हमारे साथ जुड़े रहे, आपको 100% अच्छा ही मिलेगा। और इसमें से ही दोस्तों छोटे प्रश्न आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अब की बार छोटे प्रश्न काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। तो लगभग शेखावाटी मिशन में से ही आएंगे, बाहर से आने की बहुत कम संभावना रहेगी, क्योंकि शेखावाटी मिशन में जितने भी प्रश्न हैं वह छोटे प्रश्न ज़्यादा है, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और इसमें ज़्यादा है। तो आपका मैं आरोप पद्य खंड और जो भी बुकें हैं दूसरी, उन दोनों बुकों को अच्छी तरीके से वापस रिवीजन कराने वाला हूं। शानदार तरीके से रिवीजन कीजिए, जहां तक हो सके दोस्तों इस सेशन को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिए। इतना सा काम आप जरूर कीजिए दोस्तों। आप वह परीक्षा देने जा रहे हो दोस्तों, बोर्ड की आपकी जो अंतिम परीक्षा है दोस्तों, अंतिम रणनीति के साथ अंतिम परीक्षा देने वाले हो दोस्तों। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये दोस्तों मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप मेरे लिए ये रिव्यू देवे कि हमने आपका चैनल सब्सक्राइब किया है, और अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। इतना सा हेल्प हो सके तो जरूर कीजिए, अगर नहीं होगा तो मत कीजिए, ठीक है ना। तो दोस्तों बिना समय गंवाए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था। हरिवंश राय बच्चन का जन्म है वो कब हुआ था, तो उसका राइट आंसर है दोस्तों 1907 में इलाहाबाद के अंदर हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ था। कहाँ दोस्तों, 1907 ईस्वी में इलाहाबाद में हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ था। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, मधुशाला 1935 एवं मधु कलश 1938 ईस्वी किस कवि के काव्य संग्रह हैं। यानी मधुशाला एवं मधु कलश जो किस कवि के काव्य संग्रह हैं, तो उसका नाम है दोस्तों हरिवंश राय बच्चन के दो काव्य संग्रह है दोस्तों, मधुशाला और मधु कलश। मधुशाला 1935 में और मधु कलश है 1938 में लिखा गया। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ तीसरे प्रश्न की। बच्चन ग्रंथावली कितने खंडों में प्रकाशित है। बच्चन ग्रंथावली कितने खंडों में प्रकाशित है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर है 10 खंडों में प्रकाशित है। कितने खंडों में, 10 खंडों में प्रकाशित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने खंडों में प्रकाशित है, तो इसका राइट आंसर है 4 खंडों में प्रकाशित है। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न, बच्चन की मधुशाला कविता में एक घूंट किसका एक घूंट है, तो इसका राइट आंसर है जीवन का एक घूंट है। किसका दोस्तों, जीवन का एक घूंट है। बचपन की मधुशाला कविता में एक घूंट किसका एक घूंट है, यानी जीवन का एक घूंट है। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, आप बिल्कुल भी मत घबराइए, आसानी से पेपर देने जाइए। अगला हमारा छठा प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की मृत्यु कब होती है। हरिवंश राय की बच्चन की दोस्तों मृत्यु 2003 के अंदर मुंबई के अंदर होती है। और जन्म कब होता है, जन्म 1907 ईस्वी में इलाहाबाद के अंदर जन्म होता है। इलाहाबाद का वर्तमान नाम दोस्तों प्रयागराज है, ठीक है। अगला हमारा सातवां प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस कवि की आत्मकथा है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछी जा सकती है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस कवि की आत्मकथा है, तो इसका राइट आंसर है हरिवंश राय बच्चन की ये आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं। तो आसानी से दोस्तों आपको याद रह जाएगी। आठवां प्रश्न है, प्रवासी की डायरी किस कवि की डायरी है दोस्तों। प्रवासी की डायरी किस कवि की डायरी है, ये भी बच्चन की डायरी है। नवा प्रश्न है, बचपन के अनुसार मनुष्य का दुनिया से किस प्रकार का संबंध है दोस्तों। बच्चन के अनुसार, ठीक है ना, बच्चन के अनुसार मनुष्य का दुनिया से किस प्रकार का संबंध है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर है प्रतिकलह का संबंध है दोस्तों। बच्चन के अनुसार मनुष्य का दुनिया से प्रतिकलह का प्रकार का संबंध है। अगला हमारा 10वां प्रश्न है, कवि बच्चन ने जीवन को किसका सामंजस्य कहा है, तो इसका राइट आंसर है विरुद्धों का सामंजस्य कहा है। किसका दोस्तों, विरुद्धों का सामंजस्य कहा है। अगला 11वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से छायावादोत्तर गीति काव्य के रचनाकार कौन हैं, तो इसका भी राइट आंसर है हरिवंश राय बच्चन है। अगला प्रश्न है, एक पंक्ति पंक्ति का प्रश्न उत्तर है ये। नेक्स्ट पहला प्रश्न है इसमें,
ये सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, बचपन की बचन की कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कि ये पंक्तियाँ क्या प्रेरणा देती है। ये दोस्तों तो इसका राइट आंसर है, लक्ष्य की ओर बढ़ने तथा लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रयास करने की प्रेरणा देती है। ये पंक्तियाँ हैं जो लक्ष्य की ओर बढ़ने और लक्ष्य को प्राप्त करने का हेतु क्या प्रेरणा देती हैं। अगला हमारा प्रश्न है दूसरा इसमें, कि मध्ययुगीन किस फारसी कवि का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की कविताओं में अर्थ विस्तार पाता है। तो उसका नाम है दोस्तों उमर ख़्याम का। कौन सा दोस्तों? उमर ख़्याम। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, जीवन एक तरह का मधु कलश है, दुनिया मधुशाला है, कल्पना साखी और कविता वह प्याला है जिसे ढालकर जीवन पाठ को पिलाया जाता है। उपयुक्त पंक्तियाँ बच्चन की किस कविता से हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मधुशाला से है। किस कविता से हैं? मधुशाला कविता से हैं। अगला चौथा प्रश्न है, बच्चन की कविताएं किस दर्शन से प्रभावित है? तो इसका राइट आंसर है हालावादी दर्शन से बच्चन की कविता है और प्रभावित है। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है, बच्चन की आत्म परिचय कविता किस गीत संग्रह से है? तो इसका नाम है दोस्तों निशा निमंत्रण से। किस गीत से दोस्तों? निशा निमंत्रण से। नेक्स्ट है छठा प्रश्न, आत्म परिचय और निशा निमंत्रण गीत किस कवि के द्वारा लिखे गए? ऐसा प्रश्न आए तो आपको सीधा डायरेक्ट आंसर लिखना है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखे गए हैं। किसके द्वारा? हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट है सातवां प्रश्न, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ बच्चन के इस काव्य पंक्ति में भार शब्द का क्या अर्थ है? भार शब्द का अर्थ है दोस्तों बोझ, संघर्ष और जिम्मेदारी। बोझ, संघर्ष और जिम्मेदारी। अगला आठवां प्रश्न है, सांसों के दो तार पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों रूपक अलंकार है। सांसों के दो तार पंक्ति में कौन से अलंकार है? रूपक अलंकार है। नौवां प्रश्न है दोस्तों, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ बच्चन की इस काव्य पंक्ति में उद्गार शब्द का क्या अर्थ है? तो उद्गार शब्द का अर्थ है दोस्तों मन के विचार एवं भावनाएं। मन के विचार और भावनाएं। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न, मैं और जग और पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो पंक्ति में दोस्तों यमक अलंकार है। नेक्स्ट है दोस्तों 11वां प्रश्न, मैं भू मौजों पर मस्त बहा करता हूँ बच्चन की आत्म परिचय कविता की इस पंक्ति में मौजो शब्द का क्या अर्थ है? मौजो शब्द का अर्थ है दोस्तों लहरें। क्या है दोस्तों? लहरें हैं। मौजो शब्द का अर्थ क्या है? लहरें हैं। अगला हमारा 12वां प्रश्न है, बच्चन की प्रमुख रचनाओं का परिचय देना है। तो बच्चन ने प्रमुख रूप से मधुशाला 1935 में, मधुबाला 1938 में, मधु कलश 1938 ईस्वी में, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, संतरगिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोके, टूटी फूटी कड़ियाँ, सभी ये दोस्तों इनके काव्य संग्रह हैं और रचनाएं लिखी थी। तो ये इनको भी आप अच्छी तरीके से याद करके जाएं। उसके बाद है बच्चन की आत्म परिचय कविता का मूल भाव क्या है? तो बच्चन की आत्म जो परिचय कविता है उसका मूल भाव क्या है? तो इसका राइट आंसर है, हरिवंश राय बच्चन अपनी आत्म परिचय कविता के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि संसार को जानने से ज़्यादा कठिन है मनुष्य द्वारा स्वयं की पहचान करना। जीवन की राहें खट्टे मीठे संघर्षों की राहें हैं और संघर्षों के साथ सामंजस्य की राहें हैं। मनुष्य दुनिया से अलग होकर अपनी पहचान नहीं बना सकता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हरिवंश राय बच्चन अपनी आत्म परिचय कविता के माध्यम से ये कहना चाहते हैं दोस्तों कि संसार को जानने से ज़्यादा कठिन है मनुष्य द्वारा स्वयं की पहचान करना। जीवन की राहें हैं वो खट्टे मीठे संघर्षों की राहें हैं और संघर्षों के साथ सामंजस्य की राहें हैं। मनुष्य दुनिया से अलग होकर अपनी पहचान नहीं बना सकता है। तो ये प्रश्न दोस्तों शानदार प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट भी है। अगला हमारा प्रश्न है दूसरा कि निशा निमंत्रण गीत का मूल भाव क्या है? तो इस गीत का मूल भाव है दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन निशा निमंत्रण गीत में प्रकृति के पल पल होते परिवर्तन में सजीव प्राणी वर्ग जिसमें विशेष रूप से मानवीय उल्लास को देखने का प्रयास करता है, साथ ही संघर्ष के साथ लक्ष्य प्राप्ति तथा प्रकृति के आंखों से नहीं
दिखने वाले सत्य को आत्मा में महसूस करवाना भी इस कविता का मुख्य उद्देश्य है। तो ये दोस्तों इसका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला हमारा प्रश्न है तीसरा कि नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, पंक्ति में कवि का क्या आशय है। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, पंक्ति में कवि का क्या आशय है। तो इसका आंसर है, इस पंक्ति में कवि हरिवंश राय बच्चन कहना चाह रहे हैं कि नादान प्राणी अर्थात मनुष्य और उसका स्वार्थ वही तक सीमित है जहाँ पर उसको दाना अर्थात आजीविका मिलती है। प्रत्येक मनुष्य संसार में केवल अपने स्वार्थों तक ही सीमित है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, बच्चन प्रत्याशा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे, बच्चन की कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि उपयुक्त पंक्तियों का क्या आशय है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है, उपयुक्त पंक्ति का आशय है कि घोंसलों और घरों में बच्चे जब दिन ढलते हैं तो अपने माता पिता के इंतजार में रहते हैं और उसके आशा रहती है कि वे अपने माता पिता से घर लौटने पर कुछ न कुछ जरूर प्राप्त करेंगे और माता पिता भी इस आशा में जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हैं कि घर पर बच्चे उनका इंतजार कर रहे होंगे और दिन ढलने तक उनको घर पहुंचना है। इस प्रकार से दोनों ही तरफ से प्रत्याशा रहती है जो मंजिल तक पहुंचने की प्रेरणा पैदा करती है। ये इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है पांचवा कि बच्चन के काव्य की शैलीगत विशेषताएं लिखो। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है, बच्चन मुख्य रूप से हालावादी दर्शन के रचनाकार हैं। छोटा प्रश्न पूछे तो किस दर्शन के रचनाकार है दोस्तों, हालावादी दर्शन के बच्चन हैं और रचनाकार है। इसलिए उन्होंने अपने काव्य की भाषा सरल और जीवंत रखी है। बच्चन की काव्य भाषा में संवेदना के साथ साथ संगीतात्मकता भी है। बच्चन ने अपने काव्य को आत्मकथात्मक शैली में लिखा है। तो प्रश्न छोटा बन सकता है, बच्चन ने अपने काव्य को किस शैली में लिखा है, तो आत्मकथात्मक शैली में बच्चन ने अपने काव्य को लिखा है। काव्य में विभिन्न अलंकारों जैसे यमक, अनुप्रांश, रूपक और उपमा का बहुत ही सुंदर और यथास्थान प्रयोग किया है। बच्चन के काव्य की भाषा पाठक के अंतर्मन में जोश और ऊर्जा का संचार करती है। ये दोस्तों बच्चन के काव्य की शैलीगत विशेषताएं हैं। तो ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, पढ़ करके जाना। अब है व्याख्यात्मक प्रश्न, क्या है, मैं जला हृदय में अग्रिदाह करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगर रहा करता हूँ, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भू मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। उपयुक्त पंक्तियों को 6 प्रसंग व्याख्या करो। तो दोस्तों इसकी 6 प्रसंग व्याख्या करनी है। तो व्याख्या करने से पहले दोस्तों, पहले अब मैं जला हृदय, इसको इतना सा आपको राइट उत्तर में लिख देना है। फिर पहले संदर्भ लिख देना है। संदर्भ में ये लिखना है, उपयुक्त काव्यांश आधार हिंदी पाठ्य पुस्तक आहारों के अध्याय 1 हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्म परिचय से लिया गया है। ठीक है। उसके बाद में लिखना है दूसरा प्रसंग में लिखना है, उपयुक्त पद्यांश में कवि बच्चन प्रत्येक परिस्थितियों में, चाहे वह सुख की हो या दुख की, मैं सदैव मस्त और प्रसन्न रहने की बात कहता है। अब इसकी व्याख्या करनी है दोस्तों, ये इसकी व्याख्या है। कवि कहता है कि मनुष्य जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में बेहद दुखी हो जाता है। वह अंदर ही अंदर हृदय में क्या करता है दोस्तों, अग्नि की तरफ जलता रहता है। किसकी तरफ दोस्तों, वह अंदर ही अंदर हृदय में दोस्तों अग्नि की तरह जलता रहता है। और लेकिन कवि चाहता है कि ऐसा न होकर मनुष्य को प्रत्येक परिस्थितियों में खुश रहना चाहिए। कवि बच्चन कहते हैं कि मनुष्य संसार की कठिन परिस्थितियों से बचाने के लिए अनेक प्रकार के उपाय करता है, लेकिन कवि स्वयं बिना किसी सहारे के इन कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए अपना जीवन मस्ती और सुख से बिताता है। काव्य पंक्तियों में मुख्य संदेश यही है कि हमें प्रत्येक परिस्थिति में, चाहे वह विपरीत ही क्यों न हो, मजबूती से मुकाबला करते हुए समदर्शी रहना चाहिए। ठीक है। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। और विशेष लिखना पड़ता है तो उसमें आपको कम से कम 3 पॉइंट तो लिख करके आना है। अगर आपको ज़्यादा याद है तो 4 भी लिख सकते हो। पद्यांश की भाषा सरल एवं लयात्मक है
पद्यांश की शैली आत्मकथात्मक है, रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, काव्य पंक्ति में उत्साह स्थायी भाव भी है। काव्य पंक्ति में कौन सा दोस्तों? उत्साह स्थायी भाव भी है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। तो आज हमने इसका पहला पार्ट किया है। अगला दोस्तों हमारा दूसरा अध्याय है आलोक धानवा, ये पतंगवाड़ा, ये आपको मैं कल करवाऊंगा दोस्तों एग्जाम तक पूरा। दोस्तों ये लगभग इसमें कितने पेज है आपको दिख रहे होंगे, लगभग इसके अंदर 70 पेज है, यानी एक पेज कैसे भी करके आपको मैं पूरा करवा दूंगा। कोई चिंता का विषय नहीं है, आसानी से आपको पूरा करवाया जाएगा रिवीजन। छोटे छोटे वीडियो आएंगे ताकि आपका समय भी कम लगे, जब आपका मूड नहीं हो पढ़ने में। ज़्यादातर अब की बार रिवीजन करें, क्योंकि रिवीजन का टाइम है दोस्तों। शाम को इन मेरे वीडियो को सुना करो हर रोज़, ताकि जो आपने रिवीजन किया है वो बार बार क्या है आपको वापस याद हो जाए। यही मेरा कहना है दोस्तों, अच्छी तरीके से रिवीजन कीजिए। ज़्यादा शादियों का टाइम है दोस्तों, हर तरीके से टाइम मैनेजमेंट होना ज़रूरी है। कुछ ही दिन का दोस्तों आपका मामला बचा है, तो शुरू होते होते धीरे धीरे अपने आप अप्रैल तक ख़त्म हो जाएगा। फिर जितनी हो सके शादियाँ जो भी है आपका काम करना, लेकिन आपको दोस्तों आगे भी करना है, बहुत कुछ आगे काम है। अभी तो ये आप चौराहे पर आकर के खड़े हुए हो, आगे बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो इसी के साथ दोस्तों आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर करें, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और चैनल पर दोस्तों नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये दोस्तों आपसे मेरी क्या है आशा और उम्मीद है, ठीक है ना। तो इसी के साथ दोस्तों मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।